आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेंगे। योगी की हल्फ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कदावर लीडर शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया है। योगी काबीना में कितने वजीर होंगे और किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नायब वजीर आला होंगे, ये सारे सवालात हर किसी के जहन में हैं। साथ ही ये सवालात भी आम है कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ के भाई ने न्यूज 18 से बातचीत की, आइए सुनते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज हम उनके पैतृक गांव में हैं। पंचूर गांव है ये, पौड़ी जनपद का जो जमकेश्वर ब्लॉक है उसका पंचूर गांव है। आज उनके पैतृक गांव में उनके जो पैतृक घर है, निवास है, उसमें इस समय हम मौजूद हैं। सामने जो घर आप देख रहे हैं ये उनका पैतृक घर है। 1982 में ये घर बनाया गया था उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट के द्वारा, और इसी के साथ ही एक और घर है जो उनके बड़े भाई हैं मानवेंद्र सिंह बिष्ट, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। और सामने एक बच्चा आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ उनके भतीजे हैं। तो आज उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस चीज को? बड़ी खुशी का माहौल है और हमें तो गर्व है, काफी गर्व है और अपने आप पे भी गर्व है। अपने आप पे भी हमें गर्व है क्योंकि हम ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं, यही वो है। आज किस तरीके से तैयारियां रहने वाली है, दिन भर का किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे? अब तैयारियां अभी थोड़ी देर बाद अभी महिला संगीत वगैरह का है और अन्य कार्यक्रम भी हैं। बाकी खाने वगैरह की व्यवस्था भी लगभग सभी लोगों के लिए इधर कर रखी है। यही गांव में व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। लास्ट वो कब यहाँ पे आए थे, जो उनका घर है यहाँ पे, आप लोगों से मुलाकात करने कब आए थे इस घर पे? इस घर में 2017 में आए थे, जब ये पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उस टाइम रैली थी यहाँ पे यमकेश्वर में, रितु खंडूड़ी की, उसमें आए थे। उसके बाद नाइट में आए थे घर पे, एक नाइट रुके, फिर सवेरे निकल गए थे। उसके बाद से कभी आना हुआ यहाँ पे? कभी नहीं, उसके बाद यहाँ पे तो आना नहीं हुआ। 2017 के बाद नहीं, बाकी कोर्ट द्वार इस केस आए, पर घर पे आना नहीं हुआ। 2017 के बाद घर पे नहीं आना हुआ। अच्छा, आज तो एक बड़ा पल आप लोगों के लिए होने वाला है। आपके तो खुद के परिवार का एक सदस्य है जो मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहा है। गौरवान्वित होंगे इस चीज को लेके? पूरा परिवार एकजुट होगा आज यहाँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित है और पूरा ही परिवार अभी धीरे धीरे एकजुट होने वाला है। थोड़ी देर तक 11-12 बजे के बाद आपको यहाँ सारे लोग नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं भी इसी उसमें आ रखा हूँ, क्योंकि मेरी तो तबीयत सही नहीं है। मैं भी इसी उसमें आया, मैं भी घर। धन्यवाद सर। तो आज जो पूरा दिन है वो यहीं पर रहने वाला है। महिला संगीत होंगे और कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। क्योंकि पैतृक निवास है, पैतृक घर है, तो जो उत्तराखंड से गहरा नाता है वो इस घर से भी है, क्योंकि यहीं पर उनका बचपन बीता था। उसके बाद 10th तक बताते हैं कि 10th तक वो यहाँ पे रहा करते थे। उसके बाद फिर वो टिहरी चले गए थे, फिर कोटद्वार और उसके बाद फिर गोरखपुर। तो एक बड़ा लंबा समय उन्होंने इस घर में अपने जो परिवार के लोगों के साथ व्यतीत किया था। आज दिन भर हम न्यूज 18 यहाँ पे रहेगा और पल पल की अपडेट लोगों को बताता रहेगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18, जमकेश्वर। मगरबी बंगाल के भीरभूम तशद्दुद मामले पर ममता हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुफाद आमा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। भीरभूम में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद तशद्दुद भड़क उठा था। तशद्दुद में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान कई अहम अमूर पर बातचीत भी हुई। इससे पहले वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से भी बातचीत की। एस जयशंकर और वांग यी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गलवान में हुए झड़प के बाद चीन के वजीर खारजा का ये पहला दौरा है।
उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात कही है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने धामी की हिमायत की है। ताहम उन्होंने जोर दिया कि यकसा सिविल कोड के मामले में बातचीत के जरिए इत्तेफाक राय कायम करने की बेहद जरूरत है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम देश मना रहा है। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जिस संविधान को बनाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हज़रत मोहानी तक की भूमिका रही है, कांग्रेस पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और भी तमाम लोगों का रहा है, उसमें जो है आर्टिकल 44 में ये जिम्मेदारी दी गई है सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़िए, काम करिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो गए, जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया लोगों ने, पर राजनीतिक पार्टियों ने। गोवा में कॉमन सिविल कोड है, लेकिन कॉमन सिविल कोड का ये मतलब थोड़ी है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। कॉमन क्रिमिनल कोड है ना इस देश में, इस तरह से कॉमन सिविल कोड है, होने की बात है। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने इस दिशा में बात करी है, मुझे लगता है कि इस दिशा में सहमति बनाने की ज़रूरत है, चर्चा होनी चाहिए। और कॉमन सिविल कोड हमारी सभी की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आल्सो। अपोजिशन के एहतजाज का हुकूमत और तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जारी हफ्ते में तीसरी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने इजाफा किया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। बैरूनी बाजारों में खाम तेल महंगा होने की वजह से मकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अपोजिशन हुकूमत की पॉलिसियों को निशाना बना रही है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि फिलहाल मोदी हुकूमत को अवाम का साथ मिल रहा है, लेकिन अवाम की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना होगा। हमारे साथ कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आज तीसरे दिन लगातार ऐसा हुआ है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं 80 पैसे बढ़ाकर करीब 2 रुपये 40 पैसे जो बढ़ चुके हैं अभी तक। ये बढ़ाने का काम ही है उनका। और 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये या 5 10 एक ही दम नहीं बढ़ाते, क्योंकि लोगों को ये मालूम होगा कि 10-20 बढ़ गया और ये रोज बढ़ाते रहते। ऐसा कि रोज क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे, तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश सरकार कर रही है और कंपनीज भी कर रही है। तो उनको लोग अगर जो सहन कर रहे हैं और अगर उनकी सहन करने की क्षमता निकल गई तो नेचुरली इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और देने पड़ेंगे। लेकिन सर, आप लोगों ने ये मामला उठाए हुए था 2 दिनों पहले, संसद में हंगामा भी किया था। क्या आज भी इस मसले को आप लोग उठा रहे सदन के अंदर? देखिए बार बार हम उठाते रहते हैं, उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। और जो हम 267 में जो ये सदन में उठा के चर्चा करना चाहते हैं, उसको सरकार के ओर से सम्मति नहीं मिलती। और ऐसा होने से जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार समय नहीं देना चाहती है। पहले तो ये कहते थे कि हंगामा करते हैं, चर्चा को कोई तैयार नहीं है। जब हम चर्चा को तैयार है, शांत रीति से चल रहा है और सब बातें रख रहे हैं, उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा है। अब उदाहरण के तौर पर रेलवे में बहस पहले कम से कम 24 घंटे तक चलती थी, रात तमाम चलती थी। आज घंटे 1.5 घंटे में उसका रिप्लाई देना भी सिमट लिया। और लोग जो कहे वहाँ हाउस में, उसका कोई उत्तर बराबर नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें क्या निगलेक्ट कर रहे हैं।
बोलने दो, बकने दो, कितना बोलते हैं बोलने दो, हमारे पास मेजॉरिटी है, हम कुछ भी करेंगे। और जब लोग हमारे साथ है तो ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, ये कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, कर्नाटक में एक मंत्री ने बोला है कि एक समय आएगा जब सभी मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो आरएसएस के साथ होंगे। ये देखिए, ऐसी चीज़ें जो लोग दूसरे धर्मों के बारे में बोलते हैं, पहले अपने धर्मों में क्या कमियां हैं उसको निकालिए पहले, उसके बाद दूसरे धर्मों की बात कीजिए। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किए गए बंद पर सियासत हो रही है। चंद हिंदू तंजीमें इस बंद को बहाना बनाकर मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजरों का बाइकआउट करने का मुतालबा कर रही है। सियासी तजिया निगार अब्दुल रज़ाक खान ने कहा है कि हिजाब पर फैसले के खिलाफ मनाए गए पुरअमन बंद को देखकर संघ परिवार की तंजीमें बौखला गई है। एक्शन रिएक्शन की सियासत हो रही है। अब्दुल रज़ाक खान ने कहा कि अदालतों के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने की कई मिसालें मुल्क में मौजूद हैं। खामोशी के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ जो ये प्रोटेस्ट हो गया ना, जिस तरीके से हर एक मुसलमान इसके अंदर साथ दे दिया ना, इससे इनको पेट में जलन हो रही है। और प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। शबरीमले के मामले के अंदर हमने देखा, अमित शाह ने खुद कहा कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, इस तरीके के ऑर्डर्स और हुक्म नहीं जारी करना चाहिए जिस पर अवाम को अमल करना मुश्किल हो जाए। देखिए, जब जज्बाती बात, एक मजहब की बात आती है तो इंसान का जज्बाती हो जाना ये सब मामूली बात है। कावेरी के प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अब 1992 आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़ेड और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़े कुछ खास खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट लीगलाइज करने का बिल साइन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जो कानूनी तौर पर देश में क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए रास्ते खोलता है। वर्चुअल एसेट्स पर इस बिल को पहले यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था। पिछले महीने यूक्रेन की लेजिस्लेचर ने बिल पर विचार किया और उसे पारित किया। जेलेंस्की के हस्ताक्षर के साथ बिल अब कानून बन गया है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। वेबसाइट में 13 अलग अलग करेंसीज को लिस्ट किया गया है जिन्हें और जिनके दिए डोनेशंस को देश स्वीकार करता है। मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए ये डोनेशन यूक्रेन के सशस्त्र बलों और यहां चल रहे मानवीय प्रयासों को मिल रही है। क्वाइनॉक्स और का दुनिया का पहला नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी NFTI ब्लॉकचेन ड्रिवन सॉल्यूशंस देने वाली एक टर्की बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी क्वाइनॉक्स ने दुबई में एबिक्स समिट के दौरान दुनिया के पहले नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी NFT ऑक्सट्राइब को दुनिया के सामने पेश किया। क्वाइनॉक्स के CEO और संस्थापक कैन अजीजोग्लू ने कहा कि ऑक्सट्राइब के साथ दुनिया का पहला डिजिटल और फिजिकल सोशल क्लब के NFT कलेक्शंस के साथ हम ब्लॉकचेन के जरिए दुनिया के लिए खुल रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए ऑक्सट्राइब क्वाइनॉक्स द्वारा बनाए गए जायंट इकोसिस्टम का एक खास हिस्सा है। अजीजोग्लू ने कहा कि ऑक्सट्राइब NFT क्वाइनॉक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की गोल्डन की है। ऑक्स कनेक्ट हब के मुफ्त इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड पर ऑक्स कनेक्ट ने वर्चुअल इवेंट्स के टिकट, इसके कुछ फायदे हैं। ऑक्स कनेक्ट एक ऐसा ऐप है जहां कम्युनिटी के सदस्य सोशलाइज कर सकते हैं, इवेंट और बिजनेस नेटवर्क बना सकते हैं। सर्विसेज के लिए मुफ्त VIP एक्सेस के अलावा ऑक्सट्राइब NFT ऑनर्स के पास ऑक्स डेयो की एलीट मेंबरशिप और ऑक्स टोकन एयर ड्रॉप के फायदे भी होंगे। डेफी कैसे सबको कर रहा है एम्पावर? जिस तरह $3 ट्रिलियन के डिजिटल एसेट्स क्लास के रूप में क्रिप्टो करेंसी के
उदय ने ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में उत्साह के साथ साथ आक्रोश को भी जन्म दिया है। उसी तरह टेक्नोलॉजी पावर्ड फाइनेंशियल इनोवेशंस की अगली लहर चिंता और उत्साह का मिश्रण है। इसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफी कहा जाता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को इंटरमीडियरीज को हटाकर खुद सीधे लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट तक पहुंचने की सुविधा देता है। डेफी उन लोगों के लिए फाइनेंशियल रिच को आसान बनाता है जिनके लिए इकोनॉमिक मोबिलिटी पहले मुश्किल थी। डिफी बाजार 200 अरब डॉलर के शिखर पर पहुंच गया है और इसके 800 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वेल रेगुलेटेड डिफी जोखिम को कम करने की क्षमता रखता है। इसे पब्लिक ब्लॉकचेन की सुपर पावर ही कहेंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी शामिल हैं। ट्रस्टेड डिजिटल मनी और सॉफ्टवेयर पावर्ड कैपिटल मार्केट्स की बदौलत अब ये मॉडर्न इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। क्रिप्टो से जुड़े खबरों और जानकारियों के लिए अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को अबूरी राहत मिल गई है। आज कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मगफिरत के लिए 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ख्याल रहे कि आज कौमी असम्बली के इजलास में 15 नुकाते एजेंडे पर जारी किया गया था, जिसमें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। अपोजिशन का दावा है कि इसे तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी मौजूदा कौमी असम्बली में जमातों की सीटों के मुतालिक जानकारी फराहम करते हैं। आइए अब सुनते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक जो है वो भूकंप कह लें आप आया हुआ है, एक ज़लज़ला आया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इमरान सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो मूव करके बैठी हैं। और इस वक्त जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली है, जिसको आप जो है वो लोकसभा कहते हैं, वो 342 के ईवान पर मुश्तमिल है। 342 मेंबर्स हैं उसके। और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मैजिक हिस्सा है वो है 172, यानी जिसके पास 172 नंबर्स होंगे वो पाकिस्तान की सरकार बनाएगा और जिसको चलाएगा। लेकिन सूरत हाल ये कि इमरान खान जो है, उनकी पार्टी PTI जो है, उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं है। वो उनकी जो गठबंधन की सरकार है, उनके पास 150 लोग हैं अपने, जो उनके हैं 150 हैं, तो वो उससे जो है 32 पीपल शॉर्ट हैं। और जो 32 और जो लोग हैं वो उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की 5 पार्टी हैं, जिनमें किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास 7 मेंबर्स हैं, उनको मिला के उन्होंने ये सरकार बनाई हुई है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो PTI की जो सरकार है, PTI की जो अपने लोग हैं, उनमें से जो है वो 12 लोगों की सपोर्ट का जो है ना वो दावा किया है। और उनमें से कहा है कि हमने 12 लोग इनके तोड़े हैं और ये लोग जो हैं ये अब इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बात देखने वाली है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग मना है। अगर कोई मेंबर जो है, अगर कोई सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के हेड की एडवाइस के खिलाफ, उसके डिक्लेरेशन के खिलाफ अगर कोई वोट करता है, तो वो अपनी जो सीट है उसको हाथ धोने पड़ सकते हैं, वो डिसीट हो सकता है। तो अपना जो 28 तारीख है, 28 मार्च को कहा जा रहा है कि ये सदम एतमाद पे, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ऐवान में, हाउस में वोटिंग होगी। उस दिन ही फाइनल नतीजा सामने आएगा। लेकिन मैं फिर अगर जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेते हैं, तो फिर इमरान खान की हुकूमत जो है उसको गिरने से रोका जाना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो लोग
अगर इत्तेहादी साथ रहते हैं तो फिर इमरान सरकार का गिरना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो विपक्ष पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो दिन रात कंसल्टेटिव प्रोसेस में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को साथ जुटाने में लगे हुए हैं। तो इसका जो सूरत हाल है वो 172 लोग जो हैं वो अपोजिशन ने ईवान में जाके शो करने। अच्छा, एक बात ये भी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेके आता है तो अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर ये ऑनस चला जाता है कि वो 172 पीपल जो है उन्होंने शो करने हैं कि अब जो 172 पीपल्स हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, इसलिए जो है ना उनको हुकूमत करने दी जाए। तो 172 का मैजिक हिस्सा कौन लेके आएगा, इसको देखने के लिए हमें 28 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। यूक्रेन ने रूस को कीव में पीछे धकेलने का दावा किया है। यूक्रेनी फौज का दावा है कि उसने कीव में कुछ इलाकों को रूसी कब्जे से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। मारिउपोल में फंसे शहरियों को भी निकालने की कोशिशें की जा रही है। यूक्रेन के नायब वजीर आजम का कहना है कि शहरियों को निकालने के लिए महफूज राहदारी बनाया जाएगा। इसी बीच दनपैरो के मुजाफात में मिसाइल हमले में तबाह हुई इमारत के मलबे में दबे हुए अफराद को निकालने का अमल भी जारी है। लोहानसिक में रूसी हमले में 2 अफराद की हलाकत की खबर है। उधर रूस ने यूक्रेनी फौज के ईंधन की जखीरे पर हमले करके इसे तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। यूक्रेन में रूस हमले से जानो माल का बेपनाह नुकसान हुआ है। लाखों अफराद बेघर हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का 1 महीना पूरा हो गया है। रूसी हमले ने यूक्रेन और यूक्रेनी अवाम का सब कुछ तब्दील कर दिया है। जान और माल का बेपनाह नुकसान हुआ, लाखों अफराद बेघर हो गए। गैर यकीनी की सूरत हाल हुनूज बनी हुई, लेकिन इस 1 महीने के दौरान यूक्रेनी फौज और अवाम का मज़ाहमती किरदार सामने आया है, वो रूस को चौंकाने वाला है। शायद रूस ने यूक्रेन को कमतर समझने की भूल की है। 30-й день, це вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке, я впевнений, вони б точно побоялись сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. Ми працюємо далі, домовляємось ще про нові. ये मुकाबला बराबरी का न था, कहाँ रूस और कहाँ यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन ने अब तक हर महाज पर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि मगरिबी महाज पर रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं, जहां रूसी फौज के सामने यूक्रेनी फौज कदरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। Я вдячний кожному і кожній з вас, кожному і кожній за цей місяць великої боротьби, звичайно, нашим Збройним силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб, багатьом людям, представникам інших професій, хто береже наше життя, хто береже нашу вільну Україну. Слава нашим героям, слава нашим людям, слава нам усім. Слава Україні! रूस और यूक्रेन के बीच एक जानिब घमसान का रन पड़ा है तो मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। आलमी बरादरी रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। यूक्रेन को अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक से मदद भी मिल रही है। इसके साथ साथ रूस के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये लड़ाई फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि 87% ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर समाअत टल गई है। जस्टिस प्रोशुंदर कौर ने समाअत से खुद को अलग कर दिया। चीफ जस्टिस ने मामला दूसरी बेंच को भिजवा दिया है। ये खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर आज समाअत होने वाली थी, ताहम ये समाअत आज टल गई। जस्टिस कौर ने समाअत से खुद को अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने मामला दूसरे बेंच को भिजवा दिया है। ये खबर आपको 27% रिजर्वेशन के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर एक आज समाअत होने वाली थी, ताहम आज समाअत टल गई है। जस्टिस कोर्ट ने समाअत से खुद को अलग कर लिया।